guys, this is Chandni and you all are watching me on Study with Chandni में आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक जिसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आता है किसके अंदर? रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक, हमने पहले पेंशन पढ़ा है, ग्रेजुएटी पढ़ ली, लीव सैलरी पढ़ ली। ये तीनों टॉपिक मस्ट आते ही आते हैं किसमें? रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर। रिटायरमेंट बेनिफिट जो है ये कवर करता है ये चारों टॉपिक, प्रोविडेंट फंड भी। ठीक, हम ये तीनों ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा प्रोविडेंट फंड है। इन तीनों टॉपिक में हम कैलकुलेशन प्लस थ्योरी पोर्शन कवर कर चुके हैं ऑन द अबव वीडियोस। तो आज की हम प्रोविडेंट फंड को एकदम बेसिक से लेके चलेंगे ऊपर तक। ओके गाइस, सो आप लिखते रहेंगे this scheme is welfare, this is not readable I think, welfare scheme for their employees। ये स्कीम, प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के अंदर क्या आता है पहले हम वो देखेंगे। ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या आता है, चलिए तो हमें ये बात पता चली है इस स्कीम के अंदर क्या होता है। सर्टेन सम डिडक्टेड, यानी माइनस कर देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़ सैलरी। एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कुछ अमाउंट, जैसे लेट्स से 10,000 उसकी सैलरी है, इसमें से हमने 1,000 रुपये जो है डिडक्ट कर दिए फ्रॉम दी एम्प्लॉयज़ सैलरी। किसने डिडक्ट करा? एम्प्लॉयर ने। ये कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, यानी ये 1,000 रुपये कंट्रीब्यूशन माना जाएगा कि प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके वो प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इस स्कीम में ये दूसरा पार्ट क्या है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है कुछ परसेंटेज का, किसकी सैलरी में? एम्प्लॉयज़ की सैलरी में। 10,000 किसी पर्सन की सैलरी है, किसी एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 1,000 रुपये, इसमें इसकी सैलरी अब कितनी हो गई? 9,000। ठीक, एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था इसमें 1,000 रुपये। इसकी सैलरी जो है 9,000 होगी एंड इसका प्रोविडेंट फंड हो जाएगा 2,000। ठीक, अब हम करेंगे कि इसके काइंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप की होते हैं प्रोविडेंट फंड। तो काइंड्स क्या है, टाइप क्या है प्रोविडेंट फंड की? हमारे पास 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं, बट हम इसमें पढ़ेंगे 3 टाइप के, क्योंकि बेसिकली जो टैक्सेबल होता है वो 3 टाइप के ही होते हैं। SPF, RPF एंड URPF। SPF, RPF, URPF क्या होता है? उसकी फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड थर्ड इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड हैं जिसके लिए हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं, एग्जेम्पशन कैसे निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर ये है हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। इस स्कीम के अंदर क्या करते हैं? मेनली मेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैट्यू और अदर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पर ये गवर्नमेंट्स जितने भी हमें ये ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आदि किसी भी चीज़ की हों, वो कवर करते हैं अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। बट हमने देखा ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इतना है और ये देखिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना बड़ा है, इसमें ज़रूर कुछ होगा। अब इसे देखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनी पर्सन हु एम्प्लॉय 20 और मोर देन 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कहीं भी काम करते हैं, इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर हिमसेल्फ। उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। अपने आप को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाएं
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एंड स्टार्ट अ प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज़ इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हमने देखा कि एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, वो इस केस में होगा तब जब इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करें तो वो ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की स्कीम को अपना सकते हैं। और यहाँ और भी बात लिखी है, इज़ अंडर द ऑब्लिगेशन, ठीक है। However, there is no restriction if the employer and the employees of such establishment wish to start a scheme even if the number of employees is less than 20। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की विश, वो चाहते हैं कि वो इस स्कीम को अपनाएं तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइदर उनके मतलब उनके 20 जो यहाँ कंडीशन दे रखी थी 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तभी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको वो फिल करना। आपकी अगर 20 से कम है, अगर आपकी विश करती है, आप दोनों कंसेंट से अपनी, यानी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अपनी कंसेंट से इस स्कीम को अपना सकते हैं। यहाँ दो बातें लिखी हैं, दे मस्ट जॉइन द गवर्नमेंट स्कीम सेटअप बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। मतलब ये फालतू बातें हैं, हमें बस ये देखना था इस स्कीम को कौन अपनाएगा, 20 या 20 से ज़्यादा। अगर 20 से कम भी है तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, आप इसे अपना सकते हैं अगर आपकी विश है और आप दोनों कंसेंट हैं, आप दोनों मतलब चाहते हैं इस स्कीम को अपनाना, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या कहता है। सो दिस स्कीम स्टार्टेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने इस स्कीम को स्टार्ट करा है इन एन एस्टैब्लिशमेंट, अपनी कंपनी में, वेदर अप्रूव बाय कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड और नॉट। चाहे उनका जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उन्होंने बोला हो या ना बोला हो, इनके लिए कुछ स्पेसिफाई करा हो ना करा हो, बट ये दोनों की कंसेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कंसेंट से इन्होंने ये स्कीम को स्टार्ट करा है, बट नॉट अप्रूव बाय प्रिंसिपल कमिश्नर। इसे प्रिंसिपल कमिश्नर ने अप्रूव नहीं करा है। इंस्टीड दे आर यूजिंग दी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमें ये 3 प्रोविडेंट फंड देखने थे। स्टैट्यूटरी में हमने देख लिया। स्टैट्यूटरी में हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें ये देखना है कि कौन अंडर आता है इसके, कौन नहीं आता, वही स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आएगा। बट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर देखा 20 या 20 से ज़्यादा हो तभी आपको मिलेगा। अगर आपकी विश है तो आप 20 से ज़्यादा, आप 20 से कम हुए, 20 से लेस देन है आपके एम्प्लॉय, तब भी आप ऐसे ले सकते हैं, बट इनकी कंसेंट होनी चाहिए। बट इन द केस अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अपनी आपसी सहमति से बनाते हैं कि आप चाहते हैं तो हम ये प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज वाले स्टार्ट करेंगे। यहाँ कोई कंसर्न नहीं देता, यहाँ वेदर अप्रूव बाय कमिश्नर ने अप्रूव नहीं करा किसके, प्रोविडेंट फंड के। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे डील करेंगे हम टैक्सेबल। यहाँ एक केस है, हमने ये सब तो देख लिया, बट हमें यहाँ पर ये देखना है कि कितने टाइप के हमारे पास प्रोविडेंट फंड है और किसका टैक्सेबल होगा, किसका टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे एम्प्लॉय करता है, जैसे हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, वो प्रोवाइड करता है, क्या उनका अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं। उसके लिए हम एक सुंदर सी टेबल बनानी पड़ेगी और आपको भी बनानी पड़ेगी। कृपया करके थोड़ा ध्यान दें इस पर और टेबल बनाएं अच्छी सी, ताकि आगे भी आपके काम आए। चलिए, हमने इतनी मेहनत से ये टेबल बना ली है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन बोथ कंट्रीब्यूशन, इसकी अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा क्या वो टैक्सेबल है क्या नहीं है, यहाँ पर देखेंगे उन दोनों के बारे में। और इसका जो आएगा वो हम यहाँ देखेंगे हम, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय इनकी जब पेमेंट होगी तो क्या चीज़ हम देंगे और क्या चीज़ पर टैक्स लेंगे, क्या एग्जाम्प्ट होगी, वो अब देखेंगे। अब आपको यहाँ से यहाँ तक एकदम ध्यान से सुनना है। नींद आ रही है, नींद भगाइए, आप कॉफ़ी वॉफ़ी पिए और अब ध्यान से देखना है बिल्कुल। सबसे पहला आता है हमारा SPF मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने पहले ही बोला है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए बात क्या है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है इसका। आपकी सैलरी अगर 40, 10 तो बहुत कम होती है भाई, 40 करते हैं, 40,000 आपकी सैलरी है, एम्प्लॉय ने
4,000 का कंट्रीब्यूट करा है, क्या 4,000, इसने FPF में डाला है कितना 4,000, तो ये माना जाता है कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है अपनी सैलरी में से, क्या किस में कंट्रीब्यूट करा है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये जो अमाउंट है ना वो हम यहाँ मान के चलते हैं। तो क्या ये अमाउंट जो ये देता है अपनी सैलरी का हिस्सा, क्या ये टैक्सेबल होगी या नहीं? ये होगी टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल होगी? इसकी 40,000 सैलरी है, तो क्या ये 40,000 पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है? हाँ जी, ये पूरी टैक्सेबल होती है। क्योंकि ये अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा SPF में डाल देता है, तो ये भी तो इसकी सैलरी का हिस्सा हुआ। ये अब देखिए 36,000 पर टैक्स देगा, इसे माइनस करने के बाद इसके हाथ में क्या आएगा, एम्प्लॉय के हाथ में आएगा 36,000। 36,000 पे जो ये टैक्स देगा 4,000 पे नहीं देगा, बट इसकी एक्चुअल सैलरी कितनी थी 40 में से माइनस करो 4,000 पे ये बाद में टैक्स देगा। ठीक, चलिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा तो ये नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बोथ अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन बोथ कंट्रीब्यूशन, यानी इसका कंट्रीब्यूशन क्या टैक्सेबल होगा? इनका इंटरेस्ट नॉट। और पेमेंट फ्रॉम फंड, तो ये टैक्सेबल होगा, नॉट टैक्सेबल। इसका मतलब क्या है, जब ये रिटायर होगा तो क्या इसकी जो हाथ में अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल होगी? ये बोलता है कि नहीं होगी। SPF के केस में ये टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम देखेंगे क्या URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या फंडा है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, सेम है पहले की तरह। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ये भी सेम है, नॉट टैक्सेबल। एकदम साफ साफ लिखेंगे, बिल्कुल साफ साफ, जो आपको बाद में दिक्कत ना हो, पढ़ने में अपनी राइटिंग खुद ही समझ में ना आए। ठीक है, पेमेंट फ्रॉम फंड, इस केस में क्या होगा, इसे थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा। ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो है ये जब इसके फंड में कुछ अमाउंट डालेगा तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो टैक्सेबल होगा। ठीक, यानी हमें पता चल गया एम्प्लॉयर का टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर इंटरेस्ट देता है एम्प्लॉयर, अब यहाँ लेते हैं हम क्या, प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा कितना 4,000। हम मानते हैं 50-50 कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा। 4 इन दोनों का हो गया मिला के 8,000। इंटरेस्ट के टाइम पर हम मानते हैं इनका इंटरेस्ट रेट है 1% या 2%, कितना ही मानते हैं, वैसे तो हम 10% ले सकते हैं। 4,000 का 10% कितना हुआ 400। 400 इसका इंटरेस्ट, 400 इसका इंटरेस्ट। क्या जो इनका जो फाइनल अमाउंट आएगी 4,400, 4,400। ठीक, हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो अमाउंट आई है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की, क्या ये इसका जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल होगा? हाँ जी, एम्प्लॉयर के केस में ये अमाउंट भी टैक्सेबल होगा। ओके, ये इतना हो गया। एम्प्लॉय का देखेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय का अमाउंट होगा क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं जी। क्यों? क्योंकि वो पहले ही टैक्स पे कर चुका है, तो वो डबल टैक्स हो जाएगा ना भाई। ओके, यहाँ उसने टैक्स पे करा था, अगर वो टैक्स पे करेगा तो वो डबल टैक्स हो जाएगा, इसलिए उसे यहाँ टैक्स पे नहीं करेगा। इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिला 400 रुपये का, तो वो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। अब ये बात देखनी है अंडर द हेड किसमें, सैलरी में।
अंडर द हेड सैलरी, ये भी सैलरी में होगा अंडर द हेड, किस में बताइए बताइए, सैलरी में। बट यहाँ तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि नॉट टैक्सेबल है। बट इस केस में क्या होगा, अंडर द हेड अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये इस केस में टैक्सेबल नहीं होगा, ये अदर सोर्स में अदर इनकम में टैक्सेबल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यही है सबसे इम्पॉर्टेंट। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। ओके, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं, टैक्सेबल होगा। बट यहाँ पर एक सिचुएशन आएगी, बट क्या बोलता है ये, इफ एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, 12% सैलरी से अगर उसका ज़्यादा हुआ इंटरेस्ट, यहाँ हमने क्या लिया था, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसे 10% पे, अगर ये इंटरेस्ट कोई कंपनी 15% का इंटरेस्ट देती है इसे 4000 पर, तो ये टैक्सेबल होगा। यहाँ पर नॉट टैक्सेबल हो रहा था ना, ये इस केस में RPF के केस में टैक्सेबल होगा। बट 15 में से 12 माइनस करेंगे 3% का टैक्सेबल होगा, 12% एग्जेम्प्ट। ठीक, यहाँ लिखा है साफ साफ, इफ एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, इसको जो अमाउंट मिलेगा उसका 12% फ्री एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, बट 12% से ज़्यादा हुआ तो आपको देना पड़ेगा टैक्स। हम इसको देखेंगे भाई, सैलरी, ये सैलरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर जगह सैलरी आ जाती है। टैक्सेबल in excess of 9.5% of बस पर एनम, ये टैक्सेबल होगा। अगर 9.5% से ज़्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा, नॉट इन दिस केस ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर किसी का 8% दे रहे हैं, 7% दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ, 10% भी हुआ तो 0.5% का टैक्सेबल होगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या फंडा होगा जब ये अमाउंट लेगा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। चलिए, हमने देखा भाई RPF क्या है, RPF क्या नहीं है, बट इसमें कुछ कंडीशंस आती है। नथिंग शैल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के टाइम पर पेमेंट लेने जाएंगे अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर से, तो आपके लिए क्या क्या सिचुएशन आएगी। आपका RPF बिल्कुल भी टैक्सेबल होगा, आपका RPF बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा जब आप ये तीनों कंडीशन 1 2 3 ये तीनों की तीनों कंडीशन को फॉलो करेंगे, फुलफिल करेंगे, तब आपका RPF टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका RPF इन तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, देन आपका RPF टैक्सेबल होगा अंडर दिस पॉइंट। ये पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपका RPF टैक्सेबल होगा। ठीक, हम पहले देखते हैं भाई हमें क्या एग्जाम्पशन मिलेगी कि हमारा ऐसा क्या करे जो टैक्सेबल नहीं है। वो ये है 3 पॉइंट। एम्प्लॉय अगर अपनी जॉब को लेफ्ट कर देता है आफ्टर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल के बाद अगर वो अपनी जॉब को छोड़ के चला जाता है, देन उसका RPF टैक्सेबल नहीं होगा। एक और पॉइंट है, ये फुलफिल करना है, और ये भी। ठीक, दूसरा पॉइंट है, अगर वो बीमार पड़ जाता है, डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम द एम्प्लॉयर बिजनेस, डिसकंटिन्यू करता है एम्प्लॉयर का बिजनेस, किसकी वजह से, एम्प्लॉयर की कोई सिचुएशन की वजह से। जैसे एम्प्लॉयर खुद ही अपना बिजनेस बंद करके चले जाए, एम्प्लॉयर की गलती की वजह से वो अपना बिजनेस, यानी एम्प्लॉय उस बिजनेस को डिसकंटिन्यूअस कर देता है, किसकी वजह से, एम्प्लॉयर की वजह से। तो ये केस दोनों हो गए। थर्ड केस क्या आता है, बैलेंस इज ट्रांसफर टू RPF विद एम्प्लॉयर इन केस कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 5 years अंडर द न्यू एम्प्लॉयर। आप एक कंपनी में काम करते थे, ठीक है,
आपको वहाँ मिलता था आरपीएफ कितना, 4,000 का। आपने 5 साल बाद वो फर्म को छोड़ दिया, ठीक है, 5 साल के बाद आपने वो फर्म को छोड़ दिया है एंड आप दूसरी फर्म में आ जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स। 5 ईयर्स आप इस कंपनी में काम करते हैं, यहाँ आपको मिलता है 5,000 का आरपीएफ। तो ये दोनों जो ये हैं आरपीएफ, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये 9,000। ये सिचुएशन यही कहती है इन केस द बैलेंस इज ट्रांसफ़र, आपका बैलेंस जो आरपीएफ का है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा विद एम्प्लॉयर। किसी एम्प्लॉयर ने आपको अगर 4,000 दिए हैं और दूसरा एम्प्लॉयर आपको 5,000 देता है, तो वो बैलेंस जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा आपस में, वो एकदम मतलब दोनों का एक्यूमुलेट कर देंगे दोनों को, ठीक है। कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड अंडर द न्यू एम्प्लॉयर द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर अंडर द प्रीवियस एम्प्लॉयर शैल बी इंक्लूडेड। वो पीरियड जो है 5 साल प्लस 5 साल वो इंक्लूड करेंगे। अगर आप ये तीनों सिचुएशन को फुलफ़िल करते हैं देन आपका जो आरपीएफ का अमाउंट है वो नॉट टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा अगर आप ये तीनों सिचुएशन को फुलफ़िल करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आरपीएफ क्या होता है, मतलब प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये किस स्कीम के अंदर आता है, इसकी स्कीम देखिए भाई, क्या है स्कीम, प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर आता है भाई ये। और ये स्कीम जो बताती है 2 पॉइंट्स बताती है, ठीक है। कितने टाइप के आरपीएफ होते हैं ये भी देखे, कितने टाइप के पीएफ होते हैं प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ, ठीक। हमने फिर ये देखा कि टाइप्स हो गए। अब इसमें देखेंगे कि कैसे हम निकालें कि टैक्सेबल कितना होगा कितना नहीं होगा, इसमें टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें टैक्सेबल होगा, इसमें टैक्सेबल होगा और फाइनल डेट पर वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये सारी सिचुएशन जो हमने अभी तक देखी हैं ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी प्रोविडेंट फंड के केस में। कहीं भी आए प्रोविडेंट फंड, उठा के आप ये फंडा अपनाइए, फॉलो करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे आपका ये आरपीएफ अगर आपको बोलेगा, मतलब आपका क्वेश्चन ने बोला, आपके क्वेश्चन ने बोला कि एसपीएफ है तो आप एसपीएफ फॉलो करें, यूआरपीएफ है तो यूआरपीएफ फॉलो करें। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट देन आप यूज़ करेंगे आरपीएफ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन आप यूज़ करेंगे आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का केस में टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर के केस में टैक्सेबल है इफ़ एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, एचआरए सैलरी, ठीक। एचआरए सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन परसेंटेज। सैलरी का मतलब यहाँ पर यही है। टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5% पीए। और ये 3 पॉइंट। आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल trying to answer your all question and subscribe our channel.